हेलो स्टूडेंट्स। क्या हाल है आप सभी के। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है। आज हम क्या करेंगे, 20 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है। आप सभी को पता होगा कि आपकी जो एग्ज़ाम्स है, जो कि यूपी पुलिस और यूपी एसएससी जीडी के पेपर्स है। ठीक है। इनमें क्या होता है, ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हमें मीडियम लेवल का क्वेश्चन करना है। ठीक है। क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय बचा नहीं है। यूपी पुलिस के लिए हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 35 दिन बचा है। एसएससी जीडी की डेट का भी मतलब श्योर नहीं है, पर 2-3 महीने में इसकी भी एग्ज़ाम हो सकती है। ठीक है। तो हमारे लिए सबसे अच्छा ये है कि हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, लगातार करें। तो आज से हम क्या करेंगे, हमारे इस चैनल पे रोज 20-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे। ठीक है। चलो फिर आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 140 का 40% प्लस 600 का कितना परसेंट 640 का 60% के बराबर होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 140 का हमें कितना निकालना है, 40%। ठीक है। ये 100 प्लस फिर 600 का कितना परसेंट, कितने के लिए हम कर देते हैं x%। ठीक है। बराबर में कितना आना चाहिए, 640 का 60% आना चाहिए। ठीक है। ऐसा ना लिखते हुए, आपको अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होती तो आप सीधी उसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख देते। जैसे 60% की है 3/5 होती है, 40% की होती है 2/5 होती है। ये भी मतलब लिख सकते थे डायरेक्ट। तो इसको काट के हम क्या करते हैं, डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है। ये यहाँ पर कटेगा तो 2/5 आएगा प्लस 600 गुणा x/100 बराबर 640 का 3/5%। ठीक है। तो देखो, यहाँ से 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 8 40, और 28 दूनी कितना हो जाएगा हमारा, 56 हो जाएगा। प्लस डबल जीरो से डबल जीरो गया, यहाँ पर कितना बचा हमारे पास 6x बराबर, जब इसको हम 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5 हो गया हमारा, एक यहाँ से बचा और 4 14 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 8 40 होता है। ठीक है। तो यहाँ हमारा कितना आ गया 128। 128 तिहाई कितना होगा, देखो 100 तिहाई 300 होता है, 300 प्लस 20 तिहाई 60 और 8 तिहाई 24 हो गया। ठीक है। इसका मतलब ये हो गया 3384। ठीक है। 384 में से हमें क्या करना है, 56 को घटाना है। कितना आएगा ये, 14 में से 6 जाएगा तो 8, उसके बाद 7 में से 5 जाएगा 2, यहाँ पर 3 तो रहेगा इसे, और ये 6 हमारा। अब क्या बच गया, यहाँ पर x था, यहाँ पर x को यहीं रहने देते हैं, 6 कहाँ चले जाएगा, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। देखो फ्रैक्शन में वैल्यू है तो पूरी काटने की जरूरत नहीं हमें, सीधे 2 से काटते हैं 3 आएगा, 2 से काटेंगे इसको 16 और 4 आ जाएगा। जब पूरी वैल्यू को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आता है, देखो 6 5 ज़ा 15, बचेगा यहाँ पर 14, 3 4 ज़ा 12, 54 2/3 जो है हमारा आंसर आ गया। ठीक है। तो यहाँ पर 56 दो बार हो गया तो इसको कर लीजिए आप 54 2/3, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या बोला है, दो पाइप ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 8 और 10 घंटे में भर पाते हैं। दो पाइप हैं, ए और बी है। ए जो है 8 घंटे में भरेगा, बी जो है 10 घंटे में इस टंकी को भर सकता है। यदि दोनों पाइप 2 घंटे एक साथ खुले हों और उसके बाद पहला पाइप को बंद कर दिया जाए तो दूसरा पाइप टैंक को कितनी देर में भर पाएगा। देखो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि उस टंकी की कुल क्षमता क्या है, कि उसमें कितना पानी आ सकता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। 8 और 10 का एलसीएम लेने पे हमारा कितना आएगा, 40। 8 पन 40 और 10 चौक 40। ये क्या आ गई हमारी एफिशिएंसी या क्षमता आ गई। ठीक है। एफिशिएंसी या क्षमता।
ठीक है। अब देखो, हमसे बोला है कि ए और बी मिलकर 2 घंटे काम करते हैं, तो ए और बी की जो एफिशिएंसी वो कितनी हो जाएगी, 9, और ये कितनी देर काम कर रहा है, 2 घंटे। इसका मतलब इसने जो है 18 काम कर लिया होगा, इन दोनों ने मिलकर 18 काम को खत्म कर दिया होगा। अब बचा कितना काम है, इसमें से इसको घटा देते हैं, तो हमारे पास कितना काम बचेगा, वो बचेगा हमारे पास 22 काम। 22 काम बचेगा। अब उनने क्या बोला था हमसे कि पहला पाइप जो है बंद हो गया, मतलब ए वाला जो है बंद हो गया। अब कौन काम करेगा, सिर्फ बी काम करेगा, और बी की एफिशिएंसी क्या है, 4 है। 22 काम को 4 की स्पीड से करेगा तो वो काम कितनी देर में पूरा होगा, देखो 4 पंजे 20, पॉइंट 4 पंजे 20, मतलब 5.5 घंटे में यह काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। अगला क्वेश्चन, एक कूलर 5 किस्तों में बेचा गया, हर किस्त पूर्ववर्ती किस्त से दुगनी है। यदि पहली किस्त 300 है तो कूलर की कीमत है। देखो, उनने बोला है कि कूलर को है ना हमने 5 किस्त में करा, ठीक है, पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी, चौथी, पांचवी, और जो पहली किस्त है उससे ये डबल होती जाएगी। ये बोला पूर्ववर्ती मतलब पिछली वाली से डबल किस्त भरना है, तो हमें पहली किस्त कितनी दी हुई है, यहाँ पर 300 दी हुई है। इसके बाद फिर से ये डबल होगा, ये होगा 600, इसका डबल 1200, इसका भी डबल 2400, और इसका भी डबल हो जाएगा 4800। इतनी पूरी उसकी किस्त बनती जाएगी। ठीक है, तो इसका जो कुल योग कितना आ जाएगा हमारे पास, 306 900, 12 2100, 2100 और 2400 4500, 45 45 90 और 3 93, मतलब टोटल ये कितने का होगा, वो होगा 9300। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 9300, ये हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी पेपर ए में उत्तीर्ण हुए और 60% विद्यार्थी पेपर बी में उत्तीर्ण हुआ, मतलब दूसरे वाले पेपर में उत्तीर्ण हुए। 15% विद्यार्थी दोनों पेपरों में अनुत्तीर्ण हुए। देखो कभी भी हमसे ये बोला कि एक में ये पास हुए, दूसरे में ये पास हुए और दोनों में ये फेल हुए, इसके लिए सबसे अच्छा जो मेथड होता है वो होता है हमारा, क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम का। ठीक है, तो देखो वेन डायग्राम के लिए क्या करते हैं हम, एक ये जो गोला है हम पहले सब्जेक्ट के लिए ले लेते हैं, और जो दूसरा गोला है उसे हम दूसरे सब्जेक्ट के लिए लेते हैं। ठीक है, दूसरा गोला बना लेते हैं यहीं पर हम, ये दूसरे गोले के लिए हो गया हमारा। ठीक है, चलो अब देखो, ये दो गोला हो गया, ये हो गया पहला पेपर के लिए, और ये हो गया हमारा दूसरे पेपर के लिए। ठीक है, कभी भी जो वेन डायग्राम बनता है वो टोटल फेल किस में हुआ, टोटल पास किस में, इस पे निर्भर करता है। तो हमने हमें क्या दिया हुआ है कि 15% विद्यार्थी दोनों पेपरों में अनुत्तीर्ण हुआ, मतलब दोनों में हमें क्या फेल बताया गया है। तो ये जो डायग्राम है हरदम फेल का बनाएगा। ठीक है, जब फेल का बनेगा, अगर यहाँ बोलता है कि 15% विद्यार्थी दोनों में पास है, तो ये दोनों में जब बात करी जाएगी तो पास की बात करी जाएगी, तो ये पूरा डायग्राम जो है पास का बन जाएगा। ठीक है, तो देखो अब पहले के लिए हमको फेल बनाना है, पहले के लिए क्या बोला गया हमें, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी पेपर ए में उत्तीर्ण हुए हैं, मतलब इसके अंदर पहले वाला जो पेपर है उसमें 70% पास हुए, तो फेल कितने परसेंट हुए होंगे, 30%, है ना। 15% तो दोनों फेल हुए हैं, ये हमें पता चल गया। ठीक है, और पहले जो पेपर है उसमें 30 बच्चे फेल हुए हैं, 15 तो यहाँ फेल हो ही गए हैं पहले से ही। अब इसमें बचेंगे कितने, 30 में से 15 माइनस कर देते हैं, इसका मतलब सिर्फ पहले पेपर में 15 बच्चे फेल हुए होंगे। ठीक है, अब दूसरी की बात क्या करी गई है, दूसरे पेपर में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, पास कितने हुए हैं, 60%, फेल कितने हो जाएंगे हमारे, 40%। 40% में से 15% तो यहाँ हमने पहले लिख दिया है, बचे कितने, 25% जो है सिर्फ सेकंड पेपर में फेल हुए होंगे। ठीक है, तो टोटल कितने परसेंट बच्चे फेल हुए होंगे, 15 तो यहाँ हो गए, 15 यहाँ और 25 यहाँ, 30 और 25 55%। इसका मतलब 55% बच्चे ऐसे हैं जो या तो एक पेपर में या तो दूसरे पेपर में या दोनों पेपर में फेल हुए हैं।
55% है। हमें दिया क्या है, जबकि 270 विद्यार्थी दोनों पेपर में उत्तीर्ण हुए। जब फेल 55% हुए हैं, पास कितने परसेंट होते हैं? देखो हम मानते हैं टोटल बच्चे कितने 100% होते हैं, जिसमें से 55 तो फेल हो गए, तो हमारे पास कितने बच गए? 45 बच्चे। मतलब 45% बच्चे ऐसे हैं जो कि पास हुए होंगे। और यही जो है ना 45% की वैल्यू जो है हमें क्वेश्चन में दे रखी है। 45% की वैल्यू जो है 270 है, और हमने निकालना है कुल विद्यार्थी कितने हैं, मतलब 100 की वैल्यू। ठीक है, देखो 270 जो है 45 की वैल्यू थी, और हमें किसकी निकालनी है? 100 की निकालनी है। हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे, तो 9 तिहाई 9 पंजे, और ये 5 का 6 बार चला जाएगा। ठीक है, तो टोटल विद्यार्थी कितना हो जाएंगे हमारे पास? वो हो जाएंगे 600। ठीक है, समझ में आया? चलो, इसका ऑप्शन फर्स्ट वाला सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? ठीक है, ये तो इसकी मतलब लिखा हुआ आ गया। ठीक है, हमारे पास दिया है 3/5, 7/9, 11/13 और 1/3। देखो इसको करना का है ना, बहुत सारे तरीके होते हैं, पर इस क्वेश्चन को देखते हुए मुझे एक ही तरीका अच्छा लग रहा है, वो है डिफरेंस वाला। देखो इसमें जो डिफरेंस है वो है 2 का, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है। तो जहां पर भी डिफरेंस जो है हमारा अंतर सेम होता है, ठीक है, जहां पर डिफरेंस या अंतर सेम होता है, उसमें क्या करते हैं, जो ऊपर वाली वैल्यू रहती है न्यूमरेटर में या अंश में, जो सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी वो हमारा सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, अंश में बात कर रहा हूँ। तो देखो अंश में जो सबसे बड़ा जो है वो है 11/13, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। और अंश में सबसे छोटा वैल्यू क्या है? 1 है, तो ये हमारे लिए सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1/3। यहाँ गलती से 2 लिखा गया, 1/3 जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या बोला है? 280 प्रति किलोग्राम की 7 किलो चाय को 240 रुपए प्रति ग्राम की 9 किलो चाय के साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रित चाय का औसत मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात करें। देखो इसको भी हम 2 मेथड से कर सकते हैं, बट क्या होगा, एक जो है एलिगेशन होता है, ठीक है, और जो हमारा दूसरा है वो अपना जो ट्रेडिशनल मेथड होता है कि मल्टीप्लाई करके फिर उसको डिवाइड करना। तो हम इससे नहीं करेंगे कि ये बहुत लंबा पड़ जाता है, हम करेंगे एलिगेशन से। ठीक है, तो देखो एलिगेशन में क्या होता है, मिक्सर बनता है, यहाँ पर हमें मिक्सर बनाना है। तो देखो पहली जो चाय है ए वाली, वो कितने रुपए किलो है? वो है 280 रुपए किलो। और ये बी वाली जो चाय है ये है 240 रुपए किलो। हमें क्या करना है, इसको इसको आपस में क्या करना है, मिलाना है। मिलाने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, इसका मतलब मिक्स करने के बाद पता चल जाएगा कितने रुपए किलो है। पर उसके लिए हमें क्या चाहिए, रेशो चाहिए, जो कि दिया हुआ है। देखो रेशो किसका आता है हरदम, जो भी बेस में होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ 280 प्रति किलोग्राम, बेस में क्या है हमारे पास, किलोग्राम। तो जो रेशो है वो हरदम किलोग्राम का चाहिए रहता है, और हमें यहाँ पर किलोग्राम का रेशो दिया हुआ है। पहली वाली जो है वो 7 किलो ली गई है, और दूसरी वाली जो है 9 किलो ली गई है। ठीक है, और जब ये वाली वैल्यू निकाल लेंगे हम किसी तरह से यहाँ की, तो हमारा मतलब बीच का वैल्यू आराम से आ सकती है। देखो जो रेशो होता है ना वो हरदम इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है। किसके? इन दोनों के डिफरेंस के हमारे बराबर होता है। 280 और 240 का डिफरेंस कितना आया हमारा? 40 आया। तो देखो 40 जो है इन दोनों जो रेशो है उनके सम के बराबर होता है। ठीक है, तो इनका सम कितना हो जाएगा हमारा? 16 हो जाएगा। और किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं हम निकाल लेते हैं 7 की वैल्यू। देखो 4 दहम और 4 चौक 16। ठीक है, ये हो जाएगा 70/4। अभी भी जाएगा 2, और ये हो जाएगा 35। अभी पॉइंट में ले लेते क्योंकि ऑप्शन जो हमारा पॉइंट में है, तो इसका हो जाएगा 17.50। देखो 17 का जो आ गया हमारा कितना आ गया रेशो में वैल्यू? 17.50। अब देखो जो ये मिक्सर आता है हमारा, इससे एक वैल्यू जो है
प्लस में रहती है, दूसरी वैल्यू जो है हमारी माइनस में रहती है। जो वैल्यू बड़ी रहती है या प्लस में रहती है उससे क्या करते हैं हम, जो बीच वाली वैल्यू आती है उसको घटा देते हैं, और जो छोटी वाली वैल्यू रहती है उसमें इसको प्लस कर देते हैं। इसका मतलब ये जो आया होगा, नहीं मतलब जो बड़ी वैल्यू रहती है उससे माइनस कर देते हैं। देखो ये इससे बड़ी है, इसका मतलब है कि दूसरी इससे जो है हमारी मिक्सर वाली वैल्यू है बड़ी होगी, इससे बड़ी होगी तभी तो इसको घटाया होगा। मतलब कि 240 से ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। कितनी बड़ी होगी वो हमें दिया हुआ है, 240 से कितनी वैल्यू बड़ी होगी, वो होगी 17.50 वैल्यू इससे बड़ी होगी। ठीक है, तो ये देखो 50 तो यही हो गया, 752। इसका मतलब ये वाली जो मिक्सचर की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारी, 257.50। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3920 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए और बी के हिस्से का 5/9 भाग सी के हिस्से के बराबर है। ए देखो एक तो क्या बोला हमें, 3920 मतलब 3920 रुपए को हमें ए बी सी में बांटना है, जिसमें हमें बोला ए और बी के हिस्से, मतलब ए प्लस बी का हिस्सा का कितना बोला हमें, 5/9 बोला है। वो किसके बराबर है, सी के हिस्से के बराबर है। तो यहां से हमें ए प्लस बी अपॉन सी का रेशो मिल जाएगा। सी नीचे आएगा, ये उधर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/5। ठीक है, और इन तीनों की टोटल वैल्यू कितनी दी है हमें, 3920, और यहाँ पर रेशो में तीनों का टोटल कितना हो रहा है, 14 हो रहा है। तो देखो 14 जो रेशो की वैल्यू है वो है 3920 के बराबर होगी, होगी ना। ठीक, सी का हिस्सा निकालना है, तो सी का हिस्सा कितना है हमारे पास, 5 है। तो 5 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसकी वैल्यू दी होती है उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड या भाग देते हैं, और जिसकी पूछी गई होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 14 से अब अगर हम इसको भाग देते हैं तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। ठीक है, बचेगा 11 और यहाँ 12, और 14 अठे 112 है ना, तो 14 अठे 112 होता है, क्योंकि 14 नाम 126 होगा, 14 अठे 112 और लास्ट में जीरो बच जाएगा। 280 गुणे 5, तो 0 8 5 40, 8 5 दूनी 10 और 4 14। इसका मतलब कि जो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा इसमें हमारा, 1400 हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 परिणामों का औसत जो है 70 है, प्रथम 7 का 65 है, अंतिम 7 का 75 है, तो 7वां परिणाम क्या होगा। देखो इसमें ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि हमारे पास जो 13 परिणाम है उसका जो औसत है वो तो 70 है, परंतु यहाँ पर जो शुरुआत के 7 का 65 बता दिया गया है, अंतिम के 7 का जो है 75 बता दिया गया। ऐसे में ये टोटल कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, अब देखो 14 का जब एवरेज निकलेगा तो इससे तो ज्यादा ही निकलेगा, क्योंकि उसमें क्या हुआ, एक जो बीच वाली संख्या है वो 2 बार गिना चुकी है ना, अंतिम, है ना। तो होगा क्या कि जो एवरेज है वो तो 70 रहेगा ही रहेगा, 70 तो रहेगा ही रहेगा, पर यहाँ पर जैसे वैल्यू बढ़ने से इसका एवरेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, तो यहाँ देख लेते हैं अपन। देखो यहाँ से ये कितना कम है पहली वाली से, ये है -5। ठीक है, और ये दूसरी वाली से कितना कम ज्यादा है, वो है +5 ज्यादा है। इसको अपन काटा पीटी कर देंगे तो ये हो जाएगा 0। इसका मतलब कि वो जो एवरेज है वो 70 ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक है, चलो ये सेकंड वाला हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए ने एक व्यापार की शुरुआत की, 2100 रुपए की पूंजी निवेश की तथा कुछ समय बाद बी 36,000 रुपए लेकर निवेश में उस व्यापार में शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक को समान लाभ मिला, ठीक है, तो बी कितने महीने बाद व्यापार में आया। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लाभ बराबर क्या होता है। देखो लाभ बराबर होता है जितनी भी अपन पूंजी या कैपिटल लेके आए हैं सी, उसका जब अपन समय से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, लाभ आ जाता है। ठीक है, अब देखो पहले वाले ने कितना लाया था हमारा, 21,000 रुपये। ठीक है, कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। जो बी है वो कितना लाया हमारा, 36,000 रुपये। कितने महीने का लाया हमें नहीं पता, हम मान लेते x महीने में लाया। और इनने क्या बोला, दोनों का जो लाभ है वो क्या है, बराबर है, मतलब एक एक के रेशियो में आ जाएगा। देखो ये हो जाएगा 12 तिहाई 36, 3 जीरो से 3 जीरो गया, 3 सते 21। तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 7। x की वैल्यू 7 हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो b है उसने अपने पैसे को कितने महीने के लिए लगाया है, 7 महीने के लिए लगाया था। ठीक है,
और हमसे पूछा गया है बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हो। अगर वो 7 महीने के लिए अपने पैसे लगाता है और 12 महीने का पूरा मतलब इनका वो बना हुआ था, जो कि 12 महीने का अपन करेंगे, इसका मतलब वो कितने महीने बाद आया होगा, वो आया होगा 5 महीने बाद, है ना। चलो इसका आंसर हो गया फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या बोला, एक दुकानदार ने घोड़े पर 30% की छूट दी और अन्य दो 20% और 10% की क्रमिक छूट का अंतर जो है 144 है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। देखो, दुकानदार ने क्या है, घोड़े को दो तरीके से बेचने की इरादा बनाया। पहले वो क्या बोला कि मैं इस पे सीधा सीधा 30% छूट दे दूंगा, और दूसरे में क्या कहा कि मैं पहले इसे 20% की छूट दूंगा और फिर 10% की छूट और दूंगा। हमें बोला है कि इन दोनों का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 144। तो हम देख लेते हैं। देखो यहाँ तो 30% दिया हुआ है, सिंगल हमारे पास दिया हुआ परसेंट डिस्काउंट, ठीक है। यहाँ हमें दो दो डिस्काउंट दिए हुए हैं, इसको निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, सक्सेसिव लगाएंगे, ठीक है। देखो पहले उसने 20% का डिस्काउंट दिया, फिर 10% का डिस्काउंट दिया, माइनस माइनस प्लस, सक्सेसिव में क्या होता है, 100y/100 होता है। तो यहाँ पर 20 इंटू 10/100। देखो दो जीरो से दो जीरो तो हमने हटा दिए, ये हो जाएगा 30, 30 में से दो निकालेंगे कितना हो जाएगा, -28, ठीक है। मतलब दूसरे वाले में उसने कितने डिस्काउंट दिए टोटल, वो है 28%। तो देखो पहले में 30 दिया था उसने, यहाँ पर हमें कितना दिया उसने, 30% डिस्काउंट। सेकंड में कितना आया हमारा, टोटल करने पे 28% डिस्काउंट। तो इससे क्या पता चला, इन दोनों के बीच में जो डिस्काउंट है उसका अंतर कितना आएगा, 2% का। और इसी 2% की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 144 दी हुई है, दी है। हमें निकालना किसका है, इसका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हरदम 100% होता है। देखो अभी मैंने बताया था जिसकी वैल्यू दी होती है वो डिवाइड में आता है, जिसकी पूछी गई होती है वो मल्टीप्लाई में आता है। 2 से इसको भाग देंगे, ये आएगा 72, 72 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 7200, ठीक है। मतलब 7200 रुपये इस घोड़े की अंकित मूल्य होगी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा पहला वाला। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 11वां क्वेश्चन हमसे क्या बोला, कोई धनराशि 7 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, T/n1 - 1 इंटू n2 - 1, ये हमारा फॉर्मूला होता है। कितने वर्षों, टाइम कितना दिया हमें, 7 साल। एन पहली बार में कितना दिया, 5 गुना है, मतलब 5 - 1 हो जाएगा। और दूसरी बार में कितने गुना बोली हमसे, 13 गुना हो जाते हैं, तो 13 - 1, ये हो जाएगी 7/4 मल्टीप्लाई 12, 4 तिहाई 12, 7 तिहाई कितना हो जाएगा हमारा, 21। मतलब यह जो है 21 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी, 13 गुना हो जाएगी। यहाँ ऑप्शन नहीं है, इसको 21 कर दो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी मूलधन पर 2 वर्ष 5% वार्षिक ब्याज, है ना, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6.25 है, ठीक है। और हमसे मूलधन पूछा हुआ है। एक तो साधारण ब्याज पे 5% मिल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज भी 5% मिल रहा है, पर 2 वर्षों के लिए। तो देखो जो हमारा साधारण ब्याज है वो 2 वर्षों में कितना हो जाएगा, 5 × 2, पूरा 10% हो जाएगा। और अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज होता तो 5% की ब्याज से 2 वर्षों के लिए क्या करते हैं, अपन सक्सेसिव लगाते हैं, 5+5+5 × 5 = यही होता है। ये 5×5 = 10, ये 25 हो जाएगा। 25 को जब अपन 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, 10.25। और इसी का जो डिफरेंस है हमें 0.25 का जो डिफरेंस है वही हमें कितना दिया हुआ है, 6.25। और हमसे मूलधन पूछा हुआ है, ठीक है। देखो 0.25 की वैल्यू कितनी दी है हमें यहाँ पर, 6.25। और हमसे पूछा कितना है कि 100% क्या होता है, कि मूलधन 100% होता है, 100। तो देखो 6 पॉइंट जिसकी वैल्यू दी होती है वो डिवाइड में जाता है, और जो पूछा गया होता है वो मल्टीप्लाई में आता है। देखो इस 2 पॉइंट से ये 2 पॉइंट कैंसर, ये होता है 25 का स्क्वायर, तो ये 25 बार जाएगा। और हमारा मूलधन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2500। ये हमारा आंसर है, पहला वाला सही है। अगला देखते हैं। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए निश्चित दूरी को 1 घंटे में तय करता है।
एक अन्य कार जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है वो इस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वो कितने किलोमीटर चला, कितने किलोमीटर की बात हो रही है यहाँ पर। देखो डिस्टेंस क्या होता है हमारा, स्पीड इनटू टाइम, चाल गुणा समय। स्पीड हमें 60 किलोमीटर दी हुई है और 1 घंटे में चला, इसका मतलब वो दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, 6 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। दूसरे उसमें क्या बोला है कि अगर वो इसी दूरी को 40 किलोमीटर की स्पीड से चले तो कितना समय लगेगा। तो समय के लिए हम क्या लगाते हैं, वो होता है दूरी बटे चाल या स्पीड। ठीक है, दूरी कितनी थी हमारी, 60 किलोमीटर थी, चाल था हमारा 40, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 घंटे। ठीक है, कहाँ है हमारा ऑप्शन सेकेंड वाला, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है, ए तथा बी किसी काम को 12 दिन में, बी तथा सी 15 दिन में, सी तथा ए इस काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो ए अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो देखो क्या बोला उसने, ए प्लस बी जो है किसी काम को 12 दिन में कर सकता है मान लिया, बी तथा सी जो है इस काम को 15 दिन में करा ये भी मान लिया, सी प्लस ए जो है इस काम को 20 दिनों में करता है। यहाँ तक ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये देखते हैं कि ये कुल काम कितना कर रहा है, तो इनका क्या निकाल लेंगे हम, एलसीएम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा 60। तो देखो 12 पंजे 60, एफिशिएंसी या इनकी क्षमता जो है कितनी आ जाएगी वो देखते हैं, 15 चौक 60, 20 3 60। इन दोनों की जो क्षमता है वो कितनी आ गई हमारे पास, 7 5 12। मतलब कि देखो ये जो है ए है वो 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार, तो हमने क्या करा, 2 को बाहर ही ले लिया। अब कितना हो जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की क्षमता मिला के कितनी थी यहाँ पर, 12 थी। 2 यहाँ से हटेगा, डिवाइड में आएगा तो ये हो जाएगा 6। मतलब ए बी सी की कुल क्षमता हो गई हमारी 6। और यहाँ पर ए और बी की क्षमता कितनी दी हुई थी, 5। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं ए बी सी के अलग अलग इंडिविजुअल। ए बी सी की टोटल 6 है और ए बी की जो है 5 है। जब अपन ए बी की क्षमता रख देंगे 5 तो हमारी सी की निकल जाएगी। तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी हमारी, 6 में से 5 जाएगा 1। अब हम बी निकाल लेते हैं। बी को निकालने के लिए सी और ए को घटाना पड़ेगा। टोटल 6 है, 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, बी की क्षमता 3 आ जाएगी। ए की कितनी आ जाएगी हमारी क्षमता, बी और सी की यहाँ पर 4 है और टोटल 6 है। 4 को 6 से, 6 में से 4 को हटा दो, कितना बचेगा हमारे पास, 2 बचेगा। ए बी और सी की हमारे पास क्षमता आ गई है। तो क्या बोला, ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, टोटल काम 60 है, ए की क्षमता हमारे पास 2 है, भाग देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 30 आएगा। मतलब वो इस काम को कितने दिन में कर लेगा, 30 दिन में कर लेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 किलोमीटर की चाल से चल रही एक ट्रेन 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। देखो प्लेटफॉर्म है, वो डायग्राम ले लेते हैं। देखो ये हमारा प्लेटफॉर्म हो गया, सो ट्रेन हो गया, और ये हमारा प्लेटफॉर्म हो गया। ठीक है, देखो ये अगर इस प्लेटफॉर्म को पार करना है और उसकी दूरी निकालनी है तो इस ट्रेन को इसको पूरा पार करना पड़ेगा। जब इसका आखिरी छोर इसके आखिरी छोर पर आएगा तभी हम मानेंगे कि ट्रेन क्या हो गई है, पार हो गई है। ठीक है, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, ट्रेन की दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी, कुल दूरी यही होगी, तभी तो वो पार कर पाएगा पूरा। तो देखो दूरी बराबर क्या होता है, हमें ये पता है, चाल गुणा समय होता है। हमसे क्या पूछा है, ट्रेन की लंबाई क्या होगी, मतलब दूरी पूछी है। देखो हमारे पास दो लंबाई आ गई, एक तो ट्रेन की है दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी है। ठीक है, चाल कितनी है हमारे पास, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और समय कितना दिया है हमें, कि वो 30 सेकंड में पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म ट्रेन को बोला है कि 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, मतलब प्लेटफॉर्म की भी वैल्यू दी हुई है हमें, टी प्लस 250 बराबर, देखो 30 जो है सेकंड में है, ये मीटर में है, तो इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। 18 3 54, 5 3 15। इसका मतलब उसकी स्पीड सेकंड मीटर पर सेकंड में कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, इंटू
30 सेकेंड दी हुई थे। ये हो जाएगा 15 तियाँ 45 और ये लास्ट में 0 लग गया। t प्लस 250 जो हमारा 450 आ गया। यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 450 में से जब 250 माइनस करेंगे कितनी आएगी हमारी, 200 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी, 200 मीटर हो जाएगी। इसका पहला वाला आंसर सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा, किसी नदी में दो स्थान ए और बी है जिसके बीच की दूरी 96 किलोमीटर है। एक जहाज शांत जल में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तथा धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जहाज को ए से बी तक जाने तथा वापस आने में कितना समय लगेगा। तो समय का क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है दूरी, कुल दूरी बटे कुल चाल बोली है ना, दूरी बटे चाल होती है। पहले हम देखते हैं कि दूरी कितनी हो जाएगी। देखो पहले हमें जाना है ए से बी, फिर बी से ए आना है। तो हमें दिया हुआ है ए से बी की दूरी कितनी, 96। जाना भी है आना भी, मतलब इसका डबल करना पड़ेगा। तो 96 प्लस 96, ये तो दूरी हो गई। अब हमें क्या निकालनी है, चाल निकालनी है। देखो यहाँ पर दो चाल है, एक तो जो है नाव की है और जो दूसरा है वो किसकी है, जो पानी की है ना, जो नदी की धारा की, ठीक है, नदी की है। यहाँ पर जो नाव है उसकी 20 है और 4 किलोमीटर नदी की। यहाँ दो कंडीशन बनती है। पहली, अगर ये नदी के साथ साथ चलती है ना, नाव अगर नदी की जिस तरफ नदी की जा रही है उस तरफ अगर नाव चलती है तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो इनकी स्पीड कितनी हो जाएगी नदी की चाल के साथ, वो हो जाएगी 24। ठीक है। दूसरे में, तीसरे में क्या बनेगा, जब ये नाव तो सीधी जा रही है पर नदी की जो दिशा है उल्टी है तो इनकी स्पीड कम हो जाएगी। इसका मतलब कि इनकी स्पीड कितनी कम होगी, 4 की स्पीड से कम हो जाएगी। 20 में से 4 कम करेंगे तो 16 हो जाएगी। ठीक है। नाव नदी की दिशा में 24 की स्पीड से चलेगी और उसके विपरीत में 16 की स्पीड से चलेगी। ऐसे में वो जो टोटल है वो कितनी स्पीड से चल जाएगी, जाते समय तो 24 से जाएगी और आते समय 16 से आएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग ही कर लेते हैं। देखो 96 जा रही थी, जाते समय 24 से प्लस, आते समय वो 16 से आएगी। ठीक है। देखो 24 चौक 96 होता है और 16 छंग 96 होता है। तो यहाँ पर हमें कुल दूरी कितनी मिल गई, वो है 10 किलोमीटर की, 10 हार की। ठीक है। कितनी कल तो समय कितना हो गया, इसको लगेगा 10 हार लगेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। 0.15, 0.025 तथा 0.36 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है। ठीक है, क्या बोला है, 0.15, 0.025 और इसका हो जाएगा 0.35। हमें क्या करना है कि पॉइंट बाद जितने, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, पॉइंट बाद को जितने नंबर होते हैं उनको सेम बनाना पड़ता है, जितने डिजिट होते हैं उनको सेम करना पड़ता है। जैसे यहाँ 3 डिजिट, सबसे ज्यादा 3 डिजिट है, तो जितने भी नंबर से उनको 3 डिजिट तक लेके जाना है। ये 3 डिजिट है, इसके आगे भी 0 लगाएंगे, ये भी 3 डिजिट हो जाएगा और यहाँ पर भी ये 3 डिजिट हो जाएगा। अब क्या होगा, इनकी जो वो है 1000 नीचे आ जाएगा, है ना, ये भी नीचे आ जाएगा 1000, यहाँ पर भी 1000 नीचे आ जाएगा। जब भी हमें फ्रैक्शन का एलसीएम बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले का तो एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाला का क्या निकालते हैं, हम एचसीएफ निकालते हैं। तो देखो नीचे वाला तो सेम आ गया, तो इनका एचसीएफ कितना आएगा हमारा, 1000 ही आएगा। एलसीएम निकालना किस किस का है, 150 का, 25 का, पॉइंट हटा देना अपन ने, यहाँ से पॉइंट हटा दिया, और 350 का। देखो ये तो पहले तो 25 से जा रहे हैं, है ना, 25 से कम 25 बचेंगे, 100, 25 चौक 100, 25 छंग 150, 25 से कम 25, इसको 2 से हटाते हैं, 7, 3, ये तो कोप्राइम फैक्टर होगा, तो 3 और 7 अलग से आ जाएंगे। 25 दूनी 50, 7 तिहाई 21, 21 को जब अपन 50 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1050 आ जाएगा, 1050 ही आएगा ना भाई। देखो 21, 0 या 0, 21 पंजे 110,
सॉरी 110 आएगा, हाँ ये हो जाएगा 1100। ठीक है, देखो 2 जीरो हमने 2 जीरो हटा दिए, कुछ गलत करा क्या आपने? 21 पंजे 105 ही होता है भाई, 105 ही होता है। चलो ये हो गया, ये जो हटेगा पॉइंट कहाँ लगेगा? 1.05 पे लगेगा, जो कि कहाँ पर है हमारे पास? ये 6th वाला। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है, उन संख्याओं का योग क्या होगा? देखो विषम संख्याएं लगातार कौन सी होती है? एक तो x मान लो, विषम संख्या के बीच में डिफरेंस होता है 2 का होता है, तो दूसरी हो जाएगी x+2। इन दोनों का जो है गुणनफल है वो किसके बराबर है? 143 के बराबर है। तो यहाँ हो जाएगा x² + 2x, ये इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, 143 = 0। देखो ऐसा नंबर देखना है जो प्लस माइनस करने पे 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 143 आ जाए। वो संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी? 13 और 11 हो जाएगी। देखो 13x प्लस का हो जाएगा -11x, जब 13 11 को माइनस करेंगे प्लस का 2x हो जाएगा, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 143 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से x कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x+13, और यहाँ से अपन ने -11 कॉमन लिया तो यहाँ पर भी x+13 बचेगा। ठीक है, तो देखो एक क्या हो गई? x-11 हो गई, और एक हो गई x+13 = 0। दोनों को 0 करा कर ये तो माइनस में आएगा तो ये हट गया, हमारे पास ये वाली संख्या क्या आ गई? 11 आ गई। देखो पहली जो संख्या 11 है, दूसरी संख्या इससे 2 ज्यादा है, वो हो जाएगी 13। पहली संख्या 11 आ गई विषम संख्या, दूसरी विषम संख्या 13 आ गई। हमको इसका योगफल बताना है। 11 + 13 कितना हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा 24। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 24। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 8 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो औसत संख्या कितनी लगेगी? कितनी बोली है? 8 संख्याओं का औसत बोला है। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 संख्या है, इनका औसत कितना है हमारा? 12 है। सभी में 3 जोड़ देंगे, 3 3 3 3 3 जोड़ने पे अब बोला है कि इसका औसत कितना है। औसत क्या होता है कि प्रत्येक को कितना मिल रहा है, वही हमारा औसत होता है। पहली कंडीशन में प्रत्येक को कितने मिल रहा था? 12 मिल रहा था, है ना, सभी को 12 मिल रहा था। उसके बाद क्या बोला? 3 3 अब सभी को दे देंगे अपन, इसको भी 3, इसको भी 3, इसको भी 3, इसको भी 3, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो ये तो एक तरह से एवरेज हो गया ना, प्रत्येक को कितना मिला वही तो एवरेज कहलाता है। प्रत्येक को 3 मिला, पहले 12 था, अब 3 और मिल गया तो कितना हो गया? 15 हो गया। इसका नया औसत कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, पहला और ऑप्शन। चलो अगला देखते हैं। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। क्या बोला हमें? एक आयत है जिसकी लंबाई है चौड़ाई से दुगनी। ठीक है, बना लेते डायग्राम। लंबाई हम मान लेते हैं, लंबाई नहीं पहले चौड़ाई माननी पड़ेगा, चौड़ाई से दुगनी है लंबाई। चौड़ाई हम x मान लेते हैं, तो लंबाई कितनी हो जाएगी उसकी? दुगनी, 2x हो जाएगी। यदि आयतन का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जो है 125 1250 है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणी चौड़ाई। क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 1250, लंबाई ये है हमारे पास 2x, चौड़ाई है x, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x², 1250। देखो 2 से इसको भाग देंगे 625 हो जाएगा। 625 किसका वर्ग मूल है? वो है 25 का। तो देखो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? वो हो गई 25। इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई है, वो 25 आ गई, लंबाई कितनी हो गई? 50 हो गई। हमसे पूछा क्या है? लंबाई कितनी होगी? लंबाई हमारी कितनी आ गई? 50 आ गई। यही हमारा सही उत्तर है, 50, ऑप्शन नंबर 3। तो हमारे आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। देखो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो, पहली बात तो इसे क्या करना है? लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, धन्यवाद। आज का हम सेशन अपना यही खत्म।